जब देश आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद राजा राम मोहन राय जी थे। आपको जब मैं आईएएस की तैयारी करी, आपको हर किताब में पढ़ने को मिलेगा, जब सामाजिक सुधार आंदोलन की बात होती है तो हम उनको पढ़ते हैं। तो उस सामाजिक सुधार आंदोलन में एक बहुत छोटा सा आधे पेज पर हम सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ते हैं, जबकि उन्होंने एजुकेशन पर सबसे बात की। माता सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम विद्यालय बनवाए। डेफिनेटली इस देश के अंदर मैंने बहुत सारे मेला सुने थे, कहीं झूले लग रहे हैं, कहीं सर्कस हो रहा है, लेकिन आज उस चीज़ पर डिस्कशन हो रहा था जिसकी इस देश के युवाओं को, इस देश की जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है शिक्षा। इस देश को एक्चुअल में डेवलप करना है, आगे ले जाना है, तो हमें पॉलिटिक्स के तरफ भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको रोकने। देश के अंदर सिलेबस भी बच्चों को क्यों पढ़ाया जाएगा, ये हमारे देश की पॉलिटिक्स निर्धारित करती है। इसीलिए मैं हमारी बहन जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन किए सिर्फ 20 दिन हुए हों और उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ सीमा को मिला है उस पार्टी में। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे सुपर जस्टिस न्यूज चैनल का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि निर्भया केस के वकील और बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए इनसे हम जानना चाहेंगे, शिक्षा मेला में आज इन्होंने अपना अहम योगदान दिया, तो शिक्षा मेला से ये क्या संदेश बहुजन समाज के युवा को देना चाहेंगी। तो सीमा कुछ सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, शिक्षा मेला का आयोजन किया। डेफिनेटली इस देश के अंदर मैंने बहुत सारे मेला सुने थे, कहीं झूले लग रहे हैं, कहीं सर्कस हो रहा है, लेकिन आज उस चीज़ पर डिस्कशन हो रहा था जिसकी इस देश के युवाओं को, इस देश की जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है शिक्षा। और शिक्षा पर बात होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। वो बिजनेस तो कर सकता है, लेकिन सामाजिक बदलाव, सामाजिक ताना बाना में जो खामियां, भेदभाव, कुरीतियां हैं, उन पर वो चोट नहीं कर सकता। उसके लिए शिक्षा के साथ जागरूकता और फिर उसका परिवर्तन, इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों चीज़ें जो है निरंतर इनको होते रहना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस देश के अंदर जो लोग अम्बेडकराइट लोग हैं, अम्बेडकर जी में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो मानवर साहब के मूवमेंट को समझ रहे हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर के, जो एक्चुअल में इस देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और शिक्षा मेला से एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर इस जगह पर गोकुलपुरी में इसको किया गया है, मुझे लगता है देश के हर वर्ग को शिक्षा का मेला लगाना चाहिए, जागरूकता के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देश का विकास टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अवेयरनेस से ही होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी लैकिंग अदर जगह नहीं समझ में आती है। उसके कई एक कारण भी हैं, वो फिर बहुत बड़ा डिबेट डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन मानवर साहब कांसीराम जी की बातों को अगर हम शिक्षा मेला के माध्यम से, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को, उनके संविधान को, उनके संघर्ष को अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम से अपने बच्चों तक, अपने घर की महिलाओं तक, जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आज़ादी के बाद भी अभी कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो है शिक्षा से भ्रमित है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, भ्रमित नहीं है, मैं कहूँगी ये कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है। इस देश में जब देश आज़ाद हुआ था, करीब 8% हमारी साक्षरता दर थी। उसके बाद निरंतर साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन अब जो बात है वो होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन पर, क्योंकि देश की करीब जो साक्षरता दर है वो 90% के नियर अबाउट पहुँचने वाली है। जो 2000 आगे आने वाले 21 में जनगणना होगी, वो इस लेवल तक आ जाएगी। लेकिन वो शिक्षा में सिखाया क्या गया है, पढ़ाया क्या गया है किताबों में, सबसे बड़ी समस्या वो है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर उन्हीं चीज़ों को, पिक एंड चूज वाली चीज़ों को पढ़ाया गया। अंबेडकर जी कब सिलेबस में आए, महात्मा ज्योतिबा फुले जी कब सिलेबस में आए, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। माता सावित्रीबाई जी किस सिलेबस में है,
जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तो हम अपने बच्चों को ये मेलाओं के माध्यम से छोटे छोटे आंदोलन करके या छोटे छोटे काडर लगा करके बता रहे हैं, जबकि ये काम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए था। हर स्कूल के कॉलेज के बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम माता सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ बहुजन के बच्चों तक पहुंच रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच रही हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स ने इस देश के अंदर भेदभाव किया। तो फिर उन बच्चों को भी वही शिक्षा दी जा रही है कि आपको भी भेदभाव करना है। अगर माता सावित्रीबाई फुले, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उसी शिद्दत से उन परिवारों में भी पढ़ाया जाएगा जो मनुवाद के फॉलोअर हैं, तो इस देश के अंदर भेदभाव ख़त्म होगा और सबका इक्वल डेवलपमेंट होगा। तो एजुकेशन की बात जो है वो मुझे लगता है उससे एक आगे अब हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है कि एजुकेशन के साथ साथ सिलेबस भी सही लोगों के बीच में पहुँचे। वो सभी के पूर्वज जो क्रांतिकारी रहे हैं, अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद राजा राम मोहन राय जी थे। आपको जब मैं आईएएस की तैयारी करी, आपको हर किताब में पढ़ने को मिलेगा, जब सामाजिक सुधार आंदोलन की बात होती है तो हम उनको पढ़ते हैं। तो उस सामाजिक सुधार आंदोलन में एक बहुत छोटा सा आधे पेज पर हम सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ते हैं, जबकि उन्होंने एजुकेशन पर सबसे बात की। माता सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम विद्यालय बनवाया, वो सिलेबस में नहीं है। क्या इनका समाज सुधार में रोल नहीं था? इनका उनसे ज़्यादा रोल था। वो पर्टिकुलर एक जगह तक सीमित थे और शिक्षा की बात इस पूरे देश के लिए की माता सावित्रीबाई फुले ने, तो वो सिलेबस से क्यों गायब है? तो न्यूट्रल तरीके से सिलेबस हो, उस पर भी बात होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना हमारी, उसमें इन सारी चीज़ों को समाहित करना चाहिए था, और ये मुझे लगता है कि तभी पॉसिबल होगा, क्योंकि इस देश के अंदर सिलेबस भी बच्चों को क्यों पढ़ाया जाएगा, ये हमारे देश की पॉलिटिक्स निर्धारित करती है। इसीलिए बच्चों को, इस देश को एक्चुअल में डेवलप करना है, आगे ले जाना है, तो हमें पॉलिटिक्स के तरफ भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुजन समाज कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। अच्छा, जैसे कि आप पॉलिटिक्स की आपने बात की, तो बहुजन समाज पार्टी में आपको इतना बड़ा ओहदा मिला, इतना बड़ा पद मिला, तो अब कैडर को आप किस तरीके से आगे संभालेंगी और क्या आगे बढ़ाएंगी? देखिए, मैं हमारी बहन जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन किए सिर्फ 20 दिन हुए हों और उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ सीमा को मिला है उस पार्टी में। वो अलग बात है कि हम हार गए, तो जो कमियां हैं, जो खामियां, उस पर चर्चा शुरू होगी। बहन जी ने खुद कहा है आकर के 2-2, 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है क्या कमियां हैं, खामियां हैं, तो उन चीज़ों को भी दूर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कैडर की बात करें, मैं कहूँगी इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बाद में एक ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए जो मानवर साहब कांसीराम जी थे। वो कैडर ऐसा यहाँ पर लोगों को दे कर के गए हैं जिसको अभी मैं इस कमरे में जहाँ पर बैठी हूँ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि लोग कितने डेडिकेटेड हैं अपने कैडर के प्रति, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति, अपने मिशन के प्रति। और सीमा भी उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जो बाबा साहब की बातें हैं, जो मानवर साहब की बातें हैं, जितनी मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी, मैं उसी माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। बस मेरा इतना रोल है।